स्टार्ट करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट उठता है कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो इसकी थियरी को समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ के थियरी को समझते हैं। कमेंट सेक्शन में मैसेज मैं देखता रहूंगा, लेकिन आप लोग पढ़िए ध्यान से। सभी को गुड इवनिंग भैया, हिमांशु, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं और एक बार कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया तो समझते चलिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा, डेली क्लास ही रहती है, बिल्कुल बेटा डेली क्लासेस रहते हैं, 9-10 पर रेगुलर क्लासेस रहती हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो हमारा है, इस किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ डिफाइन किए गए हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ व्हाट इज द यूजेस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो इसका यूजेस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इसको क्यों पढ़ा जाए, इसका यूज क्या है। तो शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जो किरचॉफ्स लॉ होता है, इट डिफाइंस द value of current, it defines the value of current in complex circuit। जब हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ऐसे सर्किट में करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस लॉ को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली किरचॉफ लॉ है। तो सबसे पहला और प्यारा जवाब यही है कि जब हमें करंट की वैल्यू डिफाइन करना होता है, इन एनी सर्किट, इन एनी डायग्राम, इन एनी रेजिस्टेंस, इन एनी वायर, तो करंट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तब हम लगाते हैं किरचॉफ लॉ। क्यों, अभी आज के क्लास में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल में इसको यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट बताता हूं, जब हमारे किसी सर्किट में गुड इवनिंग बेटा सभी को, अमितेश, सुमित तिवारी, चलिए बताते हैं बेटा। अभी क्लासेस कंटिन्यू कर ले, यहीं प्रयागराज में पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में, सब कुछ डिटेल बाद में आपसे बात करता हूँ, अभी क्लासेस कंटिन्यू कर लूँ, यहीं पर हम भी हैं। तो इसका दूसरा यूज आपको बताते हैं। दूसरा यूज, व्हेन मोर देन वन सेल, मोर देन वन और two cells are add in any circuit, then define the value of current, then define the value of current। कहने का बेसिक और सिंपल सा मतलब है कि दूसरा इसका यूज आपको बता रहा हूं। अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई देती है, सुन लो, कॉन्सेप्ट दोनों वे में पढ़ा रहा हूं। वैसे ये क्लासेस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, लेकिन अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम या जो भी बोर्ड के हो, आप देख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को सुनते चलिए। स्पेशली हमारा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम टारगेट है। तो पहला पॉइंट ये उठता है कि जब कभी आप सर्किट को देखो, वहां पर वन और मोर देन सेल लगे हैं, देख लो, ये पहला सचेत कर रहा हूं। आपने सवाल को देखा और मोर देन वन और टू सेल आर एड इन सर्किट, तो आप आंख बंद करके समझ जाएगा कि वो सवाल किसका है, किरचॉफ लॉ का। चलिए, इससे ज्यादा और इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं बता सकते, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम चीजों को बेहतर से बेहतर वे में समझते चलें। नेक्स्ट पॉइंट अब इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो छोटा सा पॉइंट करके, जैसा कि हमारा किरचॉफ्स लॉ का ये बेसिक पॉइंट है, और ये इस पॉइंट के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं क्योंकि थोड़ा हमें जगह चाहिए। तो एक काम करते हैं, चलिए यहां पे देखते हैं। जो हमारा बेसिकली किरचॉफ्स लॉ है, जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ, अब यहां पर मैं थियरी पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए एक बार देख लें क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में मैसेज। सर एक बार पूरा बता दीजिए कौन सी एक्सरसाइज कट है मैथ्स में नूतन की किताब से प्लीज़। बेटा अभी तो फिजिक्स बता रहा हूँ, हाँ हम प्रोवाइड करवा देंगे, ये श्योर है। आपसे हम इतना ज़रूर कह दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम श्योर मतलब बता देंगे। और नई एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, पहली चीज़, आप अगर इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो नई एनसीईआरटी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फॉलो होगा। इस साल के बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए सिलेबस पढ़ा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है न्यू एनसीईआरटी जो इस बार आई है वो आपको नेक्स्ट सेशन से पढ़ना है। और जवाब दे दूं, और क्या है सर, फिजिक्स में नई एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना भी है
ऑप्टिक्स पोर्शन में रिफ्रैक्शन पढ़ना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। जब हम लोग ऑप्टिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं क्लास 12th का, तो सुन लीजिएगा, नो डाउट लिखा रहता है, नो डाउट लिखा रहता है कि रिफ्रैक्शन से पढ़िए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बताएं, जब आप लेंस पढ़ते हैं, जब आप प्रिज्म पढ़ते हैं एंड एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर पढ़ते हैं, तो आप वहां पर रे डायग्राम पढ़ते हैं कि नहीं, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट मिरर से ही आता है, वो हमारा हेल्प करता है कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा इसीलिए हमें मिरर पढ़ना पड़ता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। मिरर को पढ़ने का, रिफ्लेक्शन को पढ़ने का बस एक यूज है, वो ये है कि वहां से रे डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ता है, ठीक, सिर्फ इतना यूज है। चलिए, जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है, इनके दो लॉ हैं। अभी बेटा किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा हूं, फोकस करके इसको पढ़ लीजिए। और कुछ, चलिए ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक चल रहा है, किरचॉफ्स लॉ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है, इनके दो लॉज हैं, इनके दो लॉज हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स एंड दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स रूल। तो इनके दो लॉ हैं, मतलब दो रूल हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। देखिए, हाउ टॉक आउट टू इन ऑल सब्जेक्ट, किरचॉफ्स लॉ इसके बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल श्योर बेटा, श्योर है, कन्फर्म है। देखो, इसके बाहर कहने का मतलब है कि सिर्फ अंक बदलेंगे, सेल बदलेगा, सवाल प्योर कॉपी पेस्ट आएगा, गारंटीड है, गारंटीड है, प्योर कॉपी पेस्ट आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, एकदम सेम छपेगा सवाल ऐसा ही। चलिए, बिल्कुल, देखो अब एक मैं हेल्प दे दे रहा हूँ, एक सजेशन दे दे रहा हूँ। मास्टरमाइंड या क्वेश्चन बैंक पर भरोसा मत करिए, मैं इस पर थोड़ा सा सजेशन दे दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ। एक्सेप्ट करना बेटा आपका काम है। देखो, है क्या कि मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अवतार मिलता है, क्वेश्चन बैंक है, मास्टरमाइंड है, वो सब राजीव प्रकाशन ने, मतलब नए नए पब्लिकेशंस के आजकल तो मार्केट में बुक चल रहे हैं, विद्या वगैरह। तो पहला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि नो डाउट आप पढ़ो, मैं गलत नहीं कहूँगा भाई, उनका प्रकाशन है वो, मैं कौन होता हूँ गलत कहने वाला, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। उन लोगों ने थोड़ा सा अभी भी अपडेट नहीं किया है अपने, मतलब क्वेश्चंस को, आंसर को अपडेट नहीं किया, वही पुराना वर्जन छापे चले आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सुधार करते हुए कि ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। आप वहाँ से टॉपिक उठाओ, क्वेश्चन बैंक से, विद्या से, मास्टरमाइंड से, जो भी पढ़ रहे हो, अवतार पढ़ रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, थियरी उठाओ, टॉपिक उठाओ, पढ़ो अपने रूल से। तो यहाँ पर मैं जो बच्चों का डाउट सॉल्व है मैं क्लियर कर दूं, हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर बेटा पेड बैच में सबसे मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ कि आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो जो प्रॉफिट है, जो फ़ायदा आपका है, सबसे पहली चीज़ आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं, इन सारे डिटेल्स को आपको पता चल जाएगा। किस टॉपिक के अंदर रहकर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को कितना प्रायोरिटी देना है, कितनी प्राथमिकता देना है, ये सब हम लोग ऐप में बात करते हैं। और यहाँ पर भी हम आपको सेशन में बताएंगे। अभी हाल ही में कल या परसों हमारी एक लाइव क्लास रहेगी, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे बताएंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि कैसे लिमिटेड वे में आपको बेहतर तैयारी करना है। थियरी हमारा चल ही चुका है, न्यूमेरिकल्स उस पर प्रोवाइड हो रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे एप्लीकेशन में हमारे इस समय अपडेट किए जा रहे हैं, मतलब इस समय धीरे धीरे क्वेश्चन सब पढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि थियरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो लाइव चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे हम क्लासेस लाइव पढ़ा रहे हैं। जो डाउट आपके हैं, कल की क्लासेस स्टार्ट होगा, कल हमारा 1 तारीख है, 1 तारीख से हम लोग का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो कल हमारी पहली क्लास होगी ऐप पर। जो आपको समस्या है आप यहाँ पर हमसे बातें करिए, चीज़ें पूछिए, और हम आपसे अभी क्लासेस के जस्ट बाद फ्री होकर कनेक्ट होंगे, मतलब कि जो नंबर है उस पर कनेक्ट होंगे। तो वहाँ पर आप अपनी समस्या को बताइए, हम समाधान करेंगे कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, क्या बेहतर से बेहतर अप्रोच करना है। बाकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे हमारा फोकस बैच 2.0 जो कि चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बोर्ड एग्जाम को ही टारगेट करते हुए हमारा फोकस बैच 2.0 है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के टू द पॉइंट बात करते हैं।
एनसीईआरटी के अंदर रह के आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। तो उस बैच के थ्रू जुड़ करके आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रामबाण बैच में हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ का जो टॉपिक है, 2 लॉ हैं। इन 2 लॉ में से जो फर्स्ट लॉ है, कोई डाउट बेटा और कुछ? चलिए, तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में अब सुनिएगा। फर्स्ट लॉ में, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में कहा जाता है, जो नोट करके पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका थियरी लिखूंगा, नोट करके याद रखिएगा। इट फॉलोज द, फर्स्ट लॉ में इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में फिक्स है। चलिए, 1 नंबर हमने यहाँ पे छोटा सा आपका तैयारी करवा दिया, और इसी का नोट 2 पॉइंट देख लीजिए। जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ था, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल है, ये कौन फॉलो करता है? ये हमारा फर्स्ट लॉ फॉलो करता है। और इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो सेकंड लॉ है बेटा, जो सेकंड लॉ है, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो जो सेकंड लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सेकंड लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो इन 1 नंबर में या तो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा, या तो ये वाला। 1 नंबर हमने कर दिया फिक्स। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट पर, मींस इससे रिलेटेड अगले मार्क्स पर। 1 नंबर मैंने फिक्स कर दिया, 5 नंबर का सेशन था, 5 नंबर में से 1 नंबर ये आपके सामने देख लीजिए, कन्फर्म है ये आएगा, ऑब्जेक्टिव में श्योर है ये क्वेश्चन आता है। आप उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आया है ये 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमारा 2 नंबर की आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ जस्ट अभी। अब हमारा अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है वो? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। शॉर्टकट में समझ लीजिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। बेटा क्या डाउट है, एक बार देख ले कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। सर फिजिक्स में पार्ट 2 में सारे चैप्टर्स का 1 शॉट बनाकर डाल दीजिए। बिल्कुल बेटा, 1 शॉट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बहुत जल्द ही। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इसमें ऐसे ही क्लासेस आपको मिलेंगी, कभी किसी चैप्टर का शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कभी शॉर्ट नोट्स, कभी 1 शॉर्ट रिवीजन, कभी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या किसी चैप्टर से आए हुए 5-7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा सेशन ऐसे ही चलेगा, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो हम वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब पर। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है, अब ध्यान से समझिएगा, इन एनी सर्किट, ध्यान से समझिएगा, अब लॉ लिख रहा हूं, इन एनी सर्किट एट जंक्शन पॉइंट, इन एनी सर्किट एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट, in any circuit at junction point, incoming current is equal to, incoming current is equal to incoming current is equal to outgoing current। एट अ जंक्शन पॉइंट बिल्कुल फिक्स कॉन्सेप्ट है। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी सर्किट एट जंक्शन पॉइंट, द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये दोनों का समेशन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसी लॉ को हम ये भी कह सकते हैं, इसी लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसी लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट, लिखते चलेगा पिन कॉपी, ये थियरी बता रहा हूं। एट जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ, एट जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ
द सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन पॉइंट, द सम ऑफ ऑल करंट, यहाँ पे लिखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, इसको लिखेंगे अलजेब्रिक सम। छोटा सा यहाँ पे टॉपिक हल्का सा मिस हो गया, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अलजेब्रिक सम रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक, ये एक शब्द छूट गया है, अलजेब्रिक सम। चलिए एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। बस इतना आप लिख देंगे, किरचॉफ से फर्स्ट लॉ डिफाइन हो जाएगा। एट जंक्शन पॉइंट अलजेब्रिक समीशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और आप इसको भी कह सकते हैं इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट एट जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दोनों का मतलब सेम है। और इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। और सेम इसी प्रिंसिपल को हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पॉइंट हमारा थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लॉ कंप्लीट। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, फर्स्ट लॉ में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और लिखना भी नहीं है, इतना पर्याप्त है। किताबों में बहुत बकवास दिया, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि फर्स्ट लॉ जो होता है वो जंक्शन पॉइंट पर लगता है, किसी भी सर्किट में लग सकता है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर लगेगा, ये इसकी लिमिटेशंस है। जंक्शन पॉइंट पर लगेगा, ये इसकी लिमिटेशंस है, तो याद रखिएगा टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, दोनों का मतलब सेम है। और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी सेम पॉइंट को कह सकते हैं कि जो आने वाली करंट है वो एक तरफ लिख दो और जो जाने वाली करंट है उसको एक साइड लिख दो, तो यहां से भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक पॉइंट आपको बता दें, एक पॉइंट यहां पे बता दें, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारा है, इसमें एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है जंक्शन पॉइंट, एक प्यारा सा वर्ड आया है जंक्शन पॉइंट। तो आइए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट इज जंक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही उठता है कि उनको पता नहीं होता है व्हाट इज जंक्शन पॉइंट। तो आइए जंक्शन को समझते हैं, जंक्शन क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब हमारा, बस ध्यान से सुन लो, जब हमारा दो वायर एक दूसरे को कट करते हैं, जब हमारा दो वायर एक दूसरे को कट करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं, नोड। कहीं पर भी दो वायर एक दूसरे को काटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा नोड। क्या बोलेंगे? नोड। जब हमारा दो वायर एक दूसरे को काटते हैं कहीं पर भी, जब हमारा दो वायर एक दूसरे को काटते हैं तो उसको सर क्या बोलते हैं? नोड। अब सुनना कॉन्सेप्ट, लिख लिए होगे, उम्मीद करता हूं लिख लिए होगे, ठीक है। तो जब हमारा दो वायर एक दूसरे को काटते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? नोड पढ़ते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, ये यहां पे, यहां लिख दे, क्या ये सही है? चलिए दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ये नोड हमारा। इधर आ जाओ, दो वायर एक दूसरे को काटते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नोडल पॉइंट, इसको कहते हैं नोडल पॉइंट। और जंक्शन किसको कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया हमने, व्हेन टू और नहीं, टू नहीं, थ्री कर दें, टू नहीं थ्री, व्हेन थ्री और more than three wire, when three or more than three wires are intercept to each other, intercept to each other, then that point will be junction। जिस पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा वायर एक दूसरे को काटते हैं तो वो हमारा होता है
क्या होता है? जंक्शन पॉइंट। सिंपल सा। जंक्शन पॉइंट को डिफाइन करने का इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकता। जब दो वायर काटे तो नोड, जब दो वायर काटे तो नोड, जब दो वायर काटे तो नोड। लेकिन मोर देन 3 वायर, मतलब मोर देन 3 वायर, तो वहां पे क्या बन जाएगा? जंक्शन। अब इसको समझ ले डायग्रामेटिक वे में, इसको अगले डायग्राम में डायग्रामेटिक वे में समझ ले। देखो कैसे, ये हमारा कोई सर्किट है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है और ये वायर है, ये देखिए हमारा वायर है। तो देखो इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहेंगे। सर कैसे? देखो ये पहला वायर मिला, ये दूसरा वायर मिला, ये तीसरा वायर। तो इस पॉइंट पर नंबर 1 वायर, नंबर 2 वायर, नंबर 3 वायर, देन दिस पॉइंट विल बी पोल, जंक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, जंक्शन पॉइंट। इसको हम लोग कहेंगे पी को जंक्शन पॉइंट। और देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, फॉर एग्जाम्पल इसको एज्यूम कर लो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। आओ देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है 3 लूप का। तो जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को हम लोग जंक्शन पॉइंट कहेंगे। जे, जंक्शन पॉइंट जे, जंक्शन पॉइंट जे, जंक्शन पॉइंट जे, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? जंक्शन पॉइंट। क्योंकि हर जगह 3 वायर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, सेम एज वेल एज फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर। ठीक, तो जहां पर 3 वायर एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे होगा जंक्शन पॉइंट। और देख लो, एक और डायग्राम देख लो। एक सवाल ऐसा बनता है, तो देख लीजिए ऐसे सवाल में बीच में बैटरी वगैरह लगा होगा। इस पॉइंट को कहेंगे जंक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे जंक्शन पॉइंट। और एक सवाल देख लीजिए, और एक सवाल देख लीजिए। ये सब सवाल हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। ठीक, ये सब बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। मान लीजिए ऐसा कोई सवाल दे दिया कॉम्प्लिकेटेड, मेरा टारगेट है बस समझाना, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो ये पॉइंट हमारा जंक्शन होगा, क्योंकि ये देखो 3 वायर हैं, ध्यान से देखो, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 3 वायर मिले। यहाँ पे देखो ये हमारा जंक्शन पॉइंट, ये देखो जंक्शन पॉइंट, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, सेम एज वेल एज। आइए दूसरी जगह देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी हमारा जंक्शन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जंक्शन, यहाँ 4 वायर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 जंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे जंक्शन पॉइंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो इस थियरी से हमारा 1 नंबर का थियरी ये तैयार। कौन सा होता है नोडल पॉइंट, कौन होता है जंक्शन पॉइंट, दोनों हमारा क्लियर हो गया। नोडल का मतलब होता है 2 वायर का काटना, इंटरसेप्ट करना, और जंक्शन का मतलब होता है 3 वायर का काटना। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जहां पे ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए आया हुआ क्वेश्चन एक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंसिडेंट कोई वायर है, चलिए ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। इंसिडेंट है 5 एम्पियर, ठीक, इधर निकल गया 2 एम्पियर। बस हमारा क्वेश्चन है y की वैल्यू क्या होगा पहला, और अगर यहाँ पर 2 एम्पियर हमारी करंट आ रही है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ये प्यारा से क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा जंक्शन पॉइंट, और सोल्यूशन देने जा रहा हूँ ये पहला क्वेश्चन, क्योंकि मतलब फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होगी। सीधा जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको सीधा ऐसे रख रहा हूँ। तो ये हमारा 1 नंबर, ये भी फिक्स कर लो। मतलब कुल मिला के फर्स्ट लॉ पढ़ने से हमारा 2 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है, ये आपके सामने मैं प्रूव कर रहा हूँ। चलिए देखिए, तो ये करंट हमारा बन रहा था, हमने ये बना लिया जंक्शन पॉइंट। अब जैसा कि हम जानते हैं एट जंक्शन पॉइंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मुझे लगता है आपको याद होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो एक बात बताओ, इस जंक्शन पे कितने लोग आ रहे हैं? आने वाला शख्स केवल 5 है। देखो जरा, जंक्शन माने ये वाला पॉइंट जंक्शन है, तो जंक्शन पे कौन आ रहा है?
5 वाला आ रहा है, जा कितने लोग रहे हैं, 2 लोग रहे हैं, तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, यही तो लिखोगे ना, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, देन वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, देन वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 3 एम्पियर। अब देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट, वाई की वैल्यू हमें पता चल गया, स्टार लगा लो इस पॉइंट को कि ये हमें एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, छोटा सा स्टार क्वेश्चन लगा लो, y की वैल्यू 3 एम्पियर। अब आओ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो बेटा, तो ये पॉइंट भी जंक्शन है क्या, जरा देखो तो, आंख गड़ा के देखो, ये पॉइंट कैसा है, जंक्शन जे डैश, ये देखो ये भी जंक्शन है। तो अब यहाँ पे लगा दो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो चलो देखो y की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी आई है हमारी, ये देखिए पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव आना इस बात को बताता है कि हमने लिया हुआ डायरेक्शन एकदम सही लिया है। अगर यही वैल्यू गलती से निगेटिव आ जाता तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाता, ऊपर। तो सुन लो, सॉल्व करने पे अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो डायरेक्शन आपने सही लिया है, और अगर सॉल्व करने पे निगेटिव आंसर आता तो डायरेक्शन उल्टा कर देते। सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। अब हम लगाएंगे एट जे डैश पॉइंट इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, हमें यही लगाना है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग एट जे पॉइंट। चलो इधर साइड थोड़ा सा कर दे, जगह चाहिए था, ठीक है। चलिए देखिए, तो एट जे पॉइंट, जे डैश जो है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग का काम कौन कर रहा है, ध्यान से आप देखते रहो जब तक हम लिख रहे हैं, आप तब तक बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, इनकमिंग का काम कौन कर रहा है, आउटगोइंग का काम कौन कर रहा है। एट जे डैश पॉइंट, एक बार कमेंट सेक्शन देख ले, तब तक आपका जवाब हमने बोला है तो देख लिया जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई का निगेटिव कमेंट नहीं है। निगेटिव कमेंट कहने का मतलब है कि सब पढ़ रहे हैं, मन लगा के चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चा, सभी लोग मन से पढ़िए, बिल्कुल मज़ा आएगा। पहले बच्चे का जवाब आ गया, बहुत सही, 3 है इनकम। चलिए बिल्कुल लगाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बेटा। शेरी माता, अच्छा आपने मैसेज किया है, बिल्कुल बेटा आपने कमेंट किया। अब एक बार लगाते हैं लॉ, फिर देखते हैं कौन इनकमिंग है कौन आउटगोइंग है। तो चलिए जे डैश पॉइंट को देखिए, जे डैश पॉइंट को, इनकमिंग कौन है, 3, बहुत सही बेटा, एकदम सही जवाब दिए हो। इनकमिंग यहाँ पे 3 है, ठीक, और एक और इनकमिंग है 2, ये देखो बेटा 2 भी है इनकमिंग, ये देखो ये 2 भी इनकमिंग है, आ रहा है ना, जरा ध्यान से देखो, y नीचे के तरफ है, y हमारा नीचे के तरफ है, और 2 एम्पियर भी ऐसे है, ये देखो 2 एम्पियर भी ऐसे है, ध्यान से देखो डायग्राम को, y नीचे की तरफ आ रहा है, 2 एम्पियर भी ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए, इनकमिंग। y 3 + 2 दोनों इनकमिंग है, 3 + 2 बोथ आर इनकमिंग, और इनकमिंग हमारा 3 और 2 है, तो आउटगोइंग कौन है बेटा, वही तो x है, देख लो वही तो आउटगोइंग x है। तो 3 + 2 = x, सो x इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और बड़ा प्यारा सा हमारा एक सवाल सॉल्व हो गया कि ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, वो भी वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनते चलो, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, वो भी वैल्यू पॉजिटिव, तो चलिए भैया लिख लो पॉइंट नोट करके, सवाल समाप्त, नोट करके लिख लो, क्वेश्चन समाप्त। क्या है नोट, इफ करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव, इफ करंट वैल्यू, मैं लिख दे रहा हूं, करंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर हमारा करंट की वैल्यू पॉजिटिव आए, इट मीन्स टेकन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एग्जैक्ट या करेक्ट, जो भी कह लो। इफ current value is positive, then taken direction of current will be remain same। कहने का मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने करंट का डायरेक्शन वही लेना है जो था। ध्यान से सुन लिए बेटा, करंट का डायरेक्शन वही लेना है जो रिमेन्स सेम, जो तुमने लिया है। तो ये कैसे जाने,
ये कैसे जाने, तो आपको बता तो दिया हमने कॉन्सेप्ट। करंट है पॉजिटिव, सॉल्व करने पे पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन वही रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं करोगे। अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो जैसे माने हो वैसे माने रहने देना। कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर गलती से करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाए, इसी नोट का दूसरा वर्जन, इसी नोट का दूसरा वर्जन, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो डायरेक्शन को बस उल्टा कर दो, डायरेक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट वाले नोट पर। तो ध्यान से देख लो, अगर मान लो, ये मैं समझा दे रहा हूं, मान एक बार देखिए पीछे जगह है क्या, इसी में, हाँ ये जगह है तो यही बता दे रहा हूँ। देखो नोट 2 यहीं पे देख लो, ये नोट 1 है तो नोट 2 यहाँ देख लो, क्या है नोट 2। चलो देखो, मान लो किसी वायर में, ये कोई वायर है, ठीक, वायर में आपने करंट की वैल्यू को लिख दिया 6 एम्पियर, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू लिख दिया 6 एम्पियर, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमें करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव 6 एम्पियर, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब है बस डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। निगेटिव करंट का मतलब होता है, निगेटिव करंट का मतलब होता है डायरेक्शन को बस रिवर्स कर दो। जो तुमने एज्यूम किया है डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यही पॉइंट हमारा इससे कोरिलेटेड है। क्या है वो पॉइंट, अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर सॉल्व करने पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ में करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खान मत करना। जो डायरेक्शन है रिमेन्स सेम, जैसा है वही लिए रहोगे। और अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आती है, दूसरा नोट हमारा ये है, अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आती है तो केवल डायरेक्शन को रिवर्स कर देना जो तुमने एज्यूम किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा होने के बाद मैंने सिखा दिया कि कैसे इनकमिंग पहचानोगे, कैसे आउटगोइंग पहचानोगे। उम्मीद करता हूं कि बातें क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। सबसे पहला काम जंक्शन पॉइंट को क्लियर करो। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट है जंक्शन पॉइंट को क्लियर करो। जंक्शन पॉइंट क्लियर करने के बाद इनकमिंग बराबर आउटगोइंग लगा दो। 10 मिनट का हमारे पास क्लियर टाइम है। 10 मिनट के अंदर किरचॉफ लॉ मुझे सेकंड लॉ कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि कल के सेशन में न्यूमेरिकल लगवा सके। और 3 नंबर की तैयारी आज के सेशन हमने करवा दिया, कल के सेशन में 2 नंबर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर आज हमने तैयार करवा दिया अपने इस एक वीडियो में, और 2 नंबर और उससे ज्यादा 3 नंबर न्यूमेरिकल जो आया है आज तक किरचॉफ लॉ का, वो 2 से 3 नंबर के बीच में ही आया है। वो सेशन हमारा कल का होगा। तो चलिए फटाक से किरचॉफ का सेकंड लॉ थियरी कंप्लीट करते हैं लास्ट के 10 मिनट में। ध्यान से समझते चलिएगा बेटा, ध्यान से समझते चलिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ, अब हमारा आ गया किरचॉफ सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ कहता है इन एनी क्लोज लूप, सबसे मस्ट कंडीशन पहले ही बोल दिया, किरचॉफ सेकंड लॉ वैलिड ओनली फॉर क्लोज लूप। तो ये लिख लो, इट वैलिड ओनली फॉर क्लोज लूप। इसने पहले ही जंजाल क्लियर कर दिया, कह दिया अगर ओपन सर्किट है तो मैं लगूंगा ही नहीं। लो लगाओ किरचॉफ लॉ, केबीएल रूल, इसी को शॉर्ट में कहते हैं केबीएल रूल। तो इसने अपना पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया कि ऐसा है भाई साहब, मैं सिर्फ तभी लगूंगा जब क्लोज हो गए, ओपन सर्किट में नहीं लगूंगा, ओपन सर्किट में मैं नहीं लगूंगा। दूसरा पॉइंट सुन लो, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है केबीएल रूल, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है केबीएल रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ रूल, केबीएल रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ रूल। क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। अब तीसरा चलते हैं। अब इनका पॉइंट जैसे कि मैंने बताया था, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लिख देता हूं, अच्छा लगता है इसके कुछ पॉइंट लिखने में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सर कैसे एनर्जी प्रिंसिपल, तो आइए फिर समझाते हैं इनका लॉ, इनकी डिफिनेशन को समझते हैं, इनके डिफिनेशन को समझते हैं। चलिए, इन्होंने बोला इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप द समेशन ऑफ, यहां पे देखिए, द अल्जेब्रिक
summation of in any closed loop the algebraic summation of all potential across the algebraic summation of all potential across the resistance and EMF, लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए, एंड EMF in any closed loop the algebraic summation of all potential summation of all potential, सभी का पोटेंशियल across the रजिस्टर के along या फिर EMF के along will be equal to 0. और यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर दीजिएगा, द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल। ये एक शब्द मुझे थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। आपको करना क्या है कि किसी भी सर्किट में चले जाओ, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में चले जाओ, इन एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक समेशन निकालना है। अलजेब्रिक समेशन का मतलब होता है जोड़ दो, सभी को एडिशन कर दो, ऐड कर दो। किसका? ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल। इंडिविजुअल पोटेंशियल से सेंस ये है कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लो, ईएमएफ का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लो और सभी का समेशन 0 कर दो। तो इसमें और कोई लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताना, अगर समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 है तो क्या हम लोग इस लाइन को नहीं लिख सकते? v1 v2 v3 प्लस v4 एज सो ऑन डॉट 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 vn लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे v1 v2 v3 v4 क्या है? v1 v2 v3 v4 क्या है बेटा? v1 v2 v3 v4 आर द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। एक बार कमेंट सेक्शन देख लूँ, मैंने सारा बातें बोल दिया, एक बार मैं देख लूँ थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। चलिए ओके, बहरहाल अभी कुछ अच्छा कोई और कमेंट सेक्शन मैसेज कर रहा है। बेटा अभी तो पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बातें हो रही है। चलिए टॉपिक को ध्यान देते हैं। तो किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है हमारा, जो प्यारा सा हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, केवीएल सेकंड रूल। केवीएल सेकंड रूल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सुनना, लास्ट बार बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज लूप में जाओ, किसी भी क्लोज लूप में, तो द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल लेना है, लेकिन वो इंडिविजुअल होना चाहिए। सभी इंडिविजुअल पोटेंशियल को, इंडिविजुअल पोटेंशियल से मतलब है v1 v2 v3 v4 ऐसे करके, और किसका किसका? अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। अब इसका एक क्वेश्चन दिखा दूं, मतलब कैसे पहचानेंगे सर, हम कैसे पहचानेंगे कि ये किरचॉफ्स लॉ का सवाल है? आ जाओ बेटा, हम हेल्प करते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हो, हम हेल्प करते हैं। आओ देखो, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, जो मैंने लॉ लिखा है थोड़ा सा, जो लॉ है मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप बस समझ पाओ बेहतर वे में। ये हमारा लॉ है। अब आपको समझाते हैं कैसे क्वेश्चंस को देख के पहचानेंगे। आइए देखिए, एक लूप में समझाता हूँ, समझ जाना। ऐसे आपको बैटरी दिया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देख लीजिए, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिया होगा, जैसा कि मैं आपके सामने बना पा रहा हूँ एवं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसे हमें देगा और ऐसे क्वेश्चंस को दे करके आपसे बोलेगा, मैं सिंपल सा कहानी समझा रहा हूँ, कुछ डाटा लिख देगा, 20 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम, ऐसे डाटा दे देगा। अब ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताना, मैंने शुरू में बोला था ना, किरचॉफ लॉ केवल तभी लगाना जब मोर देन 1 सेल हो, मोर देन रेजिस्टेंस हो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो। ये थोड़ा देख करके ही खतरनाक बन गया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो आप तुरंत इसको घबराओ मत, कह दो अरे भैया तुम तो किरचॉफ लॉ हो। कौन हो? किरचॉफ लॉ। सवाल को ऐसे देख के उड़ा दो हवा में, जैसे मोर देन सेल दिख जाए, देखो मोर देन 2 सेल, आंख बंद करके कहो भैया ये तो किरचॉफ लॉ है।
आओ निपटाते हैं किरचॉफ लॉ से। चलो देखो, तो अब इसमें करेंगे क्या, हमें ये करना है, पहला पॉइंट चेक करो, क्या ये क्लोज लूप है? बिल्कुल क्लोज लूप है। क्या हमारा ये गिवन क्वेश्चन क्लोज लूप है? तो आप कहोगे यस सर दिस इज क्लोज लूप। ये कैसा लूप है बेटा? इट इज क्लोज लूप, इट इज क्लोज लूप, ये हमारा क्लोज लूप है। अब क्लोज लूप में हमें क्या देखना है? इन एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक समेशन मतलब सबको जोड़ दो, ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल, ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो एक बात बताना, दो बैटरी यहाँ लगी है, एक 20 वोल्ट की एक 10 वोल्ट की, तो करंट कौन छोड़ेगा? 20 वोल्टेज वाला। करंट कौन छोड़ेगा? 20 वोल्टेज वाला। तो हमें ये समझ में आया कि सभी का हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है। मैं कलर चेंज करके रेड पेन से दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? एज्यूम कर लो V1। इस 4 ओम के अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल? इसको एज्यूम कर लो V2। इस 1 ओम के अक्रॉस एज्यूम कर लो V3। इस 1 ओम के अक्रॉस एज्यूम कर लो V4 और इस 6 ओम के अक्रॉस एज्यूम कर लो V5। ध्यान से पहले सुनो, सभी रेजिस्टेंस को ले लो, 1 2 3 4 5, पांचों रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल ले लो। तो देख लो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल लेना है। कैसे निकालेंगे ये कल के क्लास में न्यूमेरिकल में होगा, अभी थियरी कवर कर रहा हूं। तो थियरी कैसे लिखना है, क्या क्या बातें समझना है वो चीज समझिए। तो पहले हम सर्किट को देखेंगे, क्लोज लूप को देखेंगे। जैसे क्लोज लूप दिख गया तुरंत कह दो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने V1 V2 V3 V4 V5 माना और 2 बैटरी अलग दिखाई दे रही है। ये देखो EMF, ये EMF है, ये जो दोनों सेल हैं बोथ सेल्स आर EMF। तो इसको हम लिखेंगे V6 प्लस V7 इज इक्वल टू 0, समेशन इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। ये था हमारा थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का तरीका और कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट थियरी आज की क्लास में हमारा समाप्त हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट के कितने मिनट बचे हैं हमारे इस क्लास के? चलिए 10 बज चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बता देता हूं। केवल 2 बातें तुमको ध्यान देनी है किरचॉफ से सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो 5 मिनट का सेशन और लेकर के किरचॉफ लॉ का थियरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कल हमारा सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए इस स्लाइड को, यही हमारा कल हेल्प करेगा, यही स्लाइड हमारा हेल्प करेगा। किरचॉफ से सेकंड लॉ की थियरी क्या है? इट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप, इसी को KVL कहते हैं। और समझेंगे कैसे? सभी पोटेंशियल को ऐड कर दो अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द EMF एंड आंसर विल बी जस्टिफाई in your own language, आंसर विल बी जस्टिफाई इन योर ओन लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। अब यहां पे लिख लो किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं, मैं बताता हूं। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। इसके कुछ बेसिक रूल हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं इस चीज को समझ लें, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशन है, कुछ यहाँ पे अजम्पशन है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे सम बेसिक assumptions और बेसिक साइन कन्वेंशंस, बेसिक साइन कन्वेंशंस we will follow. Some basic assumptions और some basic sign conventions, some basic sign conventions we will follow. अब क्या फॉलो करेंगे, इन शॉर्टकट आपको समझा देते हैं। इन शॉर्टकट बिल्कुल क्लियर, इन शॉर्टकट किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं, ये कहानी बहुत रेयर बच्चे जानते हैं। तो मैं आपको 4 रूल समझा रहा हूं, बस सुन लो। 4 रूल EMF में कैसे लगाते हैं, मतलब बैटरी के अक्रॉस कैसे लगाते हैं, लिख लो। रूल हमेशा के लिए अजर अमर रूल है, बैटरी के लिए रूल, ये हमारा रूल है ओनली फॉर EMF। इंग्लिश वाले भी देख लो भैया,
ओनली फॉर सेल, ये जो रूल बताने जा रहा हूं ओनली फॉर सेल, तो सेल में कैसे लगाएंगे साइन कन्वेंशन, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर पहले पॉजिटिव प्लेट आए और निगेटिव प्लेट आए तो ऐसे में तुमको लेना है पॉजिटिव वी, पॉजिटिव ई। क्या कह रहे हो सर? जब हम किसी सर्किट में मूव करते हैं, जब किसी क्लोज सर्किट में मूव करते हैं, तो मूव करते समय पहले आए पॉजिटिव प्लेट, दूसरा आए निगेटिव प्लेट, तो जब हम मूव करते हैं थ्रू द सर्किट, थ्रू द क्लोज लूप, पहले आए प्लस प्लेट फिर आए माइनस प्लेट, तो ऐसे केस में पोटेंशियल गेन करता है, सॉरी लॉस करता है। हायर पोटेंशियल से क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो गया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल की लॉस इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल हुआ। क्या हुआ बेटा? लॉस इन पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा बैटरी के लिए रूल होता है, ईएमएफ के लिए जो रूल होता है, ईएमएफ के लिए, दिस साइन कन्वेंशन ओनली फॉर ईएमएफ, ओनली फॉर ईएमएफ। अगर हम किसी क्लोज लूप में चल रहे हैं, किसी क्लोज लूप में मूव ऑन कर रहे हैं, तो मूव करते समय पहले आए पॉजिटिव प्लेट फिर आए निगेटिव प्लेट, तो ऐसे केस में माइनस ऑफ वी लेंगे बैटरी का पोटेंशियल, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल हुआ, इसलिए माइनस वी। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर चलते समय पहले आए निगेटिव देन आए पॉजिटिव, अगर हम किसी बैटरी के अक्रॉस चल रहे हैं, किसी लूप के अक्रॉस चल रहे हैं, ये देखिए ये नीचे वाला हमारा चलने का डायरेक्शन है, तो देखो कैसे, अगर हम किसी बैटरी में ऐसे चल रहे हैं कि पहले है निगेटिव प्लेट फिर है पॉजिटिव प्लेट, तो ऐसे केस में निगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल से क्या हो गया? हायर पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट के केस में प्लस वी होता है। क्या होता है हमारा? प्लस वी होता है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के केस में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के केस में गेन इन पोटेंशियल होता है। यहाँ पे प्राप्त होती है एनर्जी। देखो, तुम खुद देखो, निगेटिव माने एलपी लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव माने हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर माने गेन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा गेन इन पोटेंशियल था, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन क्या फॉलो किया? प्लस वी। तो ईएमएफ की कहानी ये हमारा समाप्त, ईएमएफ का हमारा ये कहानी समाप्त। बैटरी में ईएमएफ के अक्रॉस किसी भी सेल के अक्रॉस कैसे लेते हैं साइन कन्वेंशन? तो याद रखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव गए तो टेकन एज निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव गए तो टेकन एज पॉजिटिव। यही कहानी याद रखिएगा। ईएमएफ की कहानी में हमने क्या सिखा दिया बेटा? ईएमएफ की कहानी में हमने ये सिखाया, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, यही कॉन्सेप्ट है। निगेटिव टू पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट होने पे गेन इन पोटेंशियल, इसलिए प्लस ई या फिर प्लस वी लेते हो। और अगर पॉजिटिव टू निगेटिव है तो टेकन एज निगेटिव, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव है देन टेकन एज निगेटिव। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव है हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा भैया? पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट, टेकन एज निगेटिव, टेकन एज निगेटिव। तो ये क्या कह रहा है? पहला वाला, ये हमारा पहला वाला पॉइंट है। पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जब जाते हो तो कैसे लेते हो पोटेंशियल? निगेटिव लेते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल। पॉजिटिव टू निगेटिव, कैसे बेटा? पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव में लॉस हो गया, और ऐसे में माइनस ई लोगे या फिर माइनस वी लोगे, माइनस वी लोगे, ये रहा। तो ये ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब फटाक से सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लो, वो है ओनली फॉर रेजिस्टेंस। अब हमारा है ओनली फॉर रेजिस्टेंस, वो ईएमएफ के लिए था, अब है हमारा साइन कन्वेंशन
ओनली फॉर रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस में कैसे लगता है रूल, इसको इस चैनल पर पूरा फिनिश कर दूंगा डिटेल्ड वे में। जब भी पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेना, यही कंप्लीट है, ओनली फॉर रेजिस्टेंस। तो आइए आपको सिखा देते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस। मान लो कि किसी रेजिस्टेंस में ये हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, ये हमारा करंट का डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ये आई है करंट का डायरेक्शन। हाँ, बस ये हमारा एज्यूम करंट का डायरेक्शन है, एज्यूम करंट का हमारा डायरेक्शन है। तो ध्यान से सुनिएगा, एज्यूमिंग करंट तुम कुछ भी लो, लेकिन बस ये याद रखना कि अगर यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है, ध्यान से देखना, हायर पोटेंशियल से लोअर, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा जो तुमने पाथ ऑफ करंट लिया है, कौन सा बेटा, पाथ ऑफ करंट, ये देख लो। अगर आपने पाथ ऑफ करंट, सिखाऊंगा कल की क्लास में कि हम लोग करंट का पाथ एज्यूम करते हैं, बैटरी से जब करंट निकालते हैं तो पाथ ऑफ करंट हम एज्यूम करते हैं। तो जो आपने पाथ ऑफ करंट एज्यूम किया है, उस डायरेक्शन में अगर हायर टू लोअर चल रहे हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे में आप लोगे हायर से लोअर जाने पे लॉस होता है, तो माइनस ऑफ आई एंड मल्टीप्लाइड बाई आर। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब किसी रेजिस्टेंस में ध्यान से सुनना, किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन टेकन एज नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैं लिख दे रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट हमेशा हायर से लोअर चलता है, ये फिक्स है, करंट हमेशा हायर से लोअर चलता है, ये फिक्स है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल टेकन एज नेगेटिव, पोटेंशियल टेकन एज नेगेटिव, दैट इज माइनस आई आर, इन रेजिस्टेंस। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया। करंट के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, तो टेकन पोटेंशियल निगेटिव लोगे माइनस, और इसी का अपोजिट कर लो। एज्यूमिंग करंट के अगर आप अपोजिट चलते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। देखो ये हमारा एज्यूमिंग रास्ता है जो हमने एज्यूम किया है करंट का, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, बस खत्म, यहाँ पे लॉ हमारा खत्म। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, और डायरेक्शन ऑफ करंट के हम अगेंस्ट जब चलते हैं, ये देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस बना के दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट के जब आप अपोजिट चलते हो, ये देखिए करंट के अपोजिट, ऊपर है डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, हम अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट के केस में हमें लेना होता है प्लस आई आर, बस यही आपको याद रखना है, प्लस आई आर अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये हमारा आर है। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और यहीं से टॉपिक को बांध लेना। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन एज नेगेटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन एज पॉजिटिव। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, बस यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीटली फिनिश होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जाते जाते इस टॉपिक को क्लियर कर दे रहा हूँ। जब आप करंट के डायरेक्शन में पाथ लेते हो, जब हम करंट के डायरेक्शन में पाथ लेते हैं तो टेकन एज माइनस आई आर अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और जब आप करंट के अपोजिट पाथ लेते हो तो उसको प्लस आई आर कहना, याद रख लो इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारा पूरे वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात हुई है, आज की क्लास में थियरी की बात हुई है। कल हमारी क्लासेस सेम टाइम पर 9 बजे 9:10 पर सेम टाइम पर क्लासेस चलेंगी, और किरचॉफ का 2 नंबर अगेन फिक्स करेंगे इन न्यूमेरिकल सेशन। कल हमारा फाइनल सेशन होगा, फाइनल टच होगा, और ये क्लासेस आज हमारी समाप्त हुई।